तीसरी बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी के सामने कैबिनेट चलाने में क्या होंगी चुनौतियां। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्पाइसी बीजी चैनल पर झलक के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 72 सदस्यों वाली मंत्रिपरिषद में 30 कैबिनेट मंत्री, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्री शामिल किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास अब अकेले अपने दम पर बहुमत नहीं है। गठबंधन सरकार में तेलुगु देशम पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, शिवसेना, लोक जनशक्ति पार्टी, जनता दल सेक्युलर, राष्ट्रीय लोकदल, हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा, द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को मिलाकर कुल 11 मंत्री भी हैं। पिछली सरकार के 3 चर्चित चेहरे स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर और राजीव चंद्रशेखर इस बार सरकार से बाहर हैं। वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमार स्वामी को कैबिनेट में शामिल किया गया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को भी कैबिनेट में जगह दी गई है। राजनाथ सिंह, अमित शाह, JP नड्डा, निर्मला सीतारमण, S जयशंकर, नितिन गडकरी और पीयूष गोयल उन 19 मंत्रियों में शामिल हैं जिन्हें मोदी की तीसरी सरकार में भी जगह मिली है। इस बार बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने भी कैबिनेट मंत्री की शपथ ली है। पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव और ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी लोकसभा सीट जीतने के बाद मंत्री बनाया गया है। ये सभी राज्यसभा के सदस्य थे। कुल 33 मंत्री ऐसे हैं जो पहली बार मंत्री बने हैं, जबकि देश के 6 राजनीतिक परिवारों को भी मंत्रिपरिषद में जगह मिली है। राजनीतिक परिवार के कौन लोग हैं जो बने हैं मंत्री? पहली बार मंत्री बने 7 राजनेता बीजेपी की गठबंधन सहयोगी पार्टियों से हैं। मंत्री बने जयंत चौधरी पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पोते हैं। चिराग पासवान बिहार के सबसे बड़े नेताओं में शामिल रहे दिवंगत रामविलास पासवान के बेटे हैं। वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के बेटे और जदयू के सांसद रामनाथ ठाकुर को भी मंत्री बनाया गया है। कांग्रेस से बीजेपी में आए और अपनी सीट हारने वाले रवनीत सिंह बिट्टू पंजाब में खालिस्तानियों के हाथों मारे गए पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते हैं। वहीं महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता एकनाथ खडसे की बहू रक्षा खडसे को भी सरकार में जगह दी गई है। 2021 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए जितिन प्रसाद को भी मंत्री बनाया गया है। जितिन प्रसाद मनमोहन सरकार में भी मंत्री रहे हैं। जितिन प्रसाद कांग्रेस नेता जितेंद्र प्रसाद के बेटे हैं। वहीं केरल में पहली बार बीजेपी के लिए लोकसभा सीट जीतने वाले अभिनेता सुरेश गोपी को भी मंत्री बनाया गया है। नई सरकार में 27 मंत्री अन्य पिछड़ा वर्ग, 10 मंत्री अनुसूचित जातियों, 5 अनुसूचित जातियों जनजातियों और 5 अल्पसंख्यक समूहों से हैं। हालांकि भारत के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समूह यानी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व सरकार में नहीं है। नई सरकार में एक भी मुसलमान मंत्री नहीं है। शपथ समारोह में 7 देशों के नेताओं के अलावा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और फिल्म और उद्योग जगत समेत अलग अलग क्षेत्रों की कई हस्तियां मौजूद रहीं। भारत के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ भी समारोह में मौजूद रहे। गठबंधन सहयोगी TDP के नेता चंद्रबाबू नायडू, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, NCP नेता अजीत पवार और जनसेना पार्टी के नेता पवन कल्याण भी शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित रहे। मंत्रालयों का अभी नहीं हुआ है बंटवारा। केंद्र सरकार के मंत्रियों ने अभी सिर्फ शपथ ली है, उन्हें पोर्टफोलियो नहीं दिए गए हैं। आमतौर पर शपथ ग्रहण के 48 घंटों के भीतर विभाग बांट दिए जाते हैं। इस बार बीजेपी के पास अपने दम पर बहुमत नहीं है और वो सरकार चलाने के लिए गठबंधन सहयोगियों पर निर्भर है। ऐसे में माना जा रहा है कि गठबंधन सहयोगी अपनी पसंद के विभाग लेने के लिए बीजेपी पर दबाव बना सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि सबसे अहम यही है कि सरकार में किस पार्टी को क्या विभाग मिलता है। अधिकतर गठबंधन सहयोगी यही देख रहे हैं कि हमें क्या मिलेगा, क्योंकि ये सरकार गठबंधन सहयोगियों पर निर्भर है और उनकी मदद के बिना सरकार गिर जाएगी। ऐसे में अब बीजेपी में मंथन इसी बात पर हो रहा होगा कि किस पार्टी को क्या विभाग दिए जाएं। हालांकि ये माना जा रहा है कि गृह, रक्षा, वित्त और विदेश जैसे अहम मंत्रालय भाजपा अपने पास ही रखेगी। सरकार में प्रधानमंत्री समेत कुल 72 मंत्री होंगे। ऐसे में बहुत संभावना है कि अगले 2-3 साल तक मंत्रिपरिषद में विस्तार शायद ना हो पाए। अभी शपथ ग्रहण ही हुआ है, मंत्री पद नहीं बटी हैं। बीजेपी के सामने अपने गठबंधन सहयोगियों को संतुष्ट करने की चुनौती है। प्रधानमंत्री सत्ता का केंद्रीकरण करके सरकार चलाने के आदी हैं। गठबंधन सहयोगियों को वह कैसे साधेंगे, ये अभी देखना बाकी है। किस पार्टी को क्या विभाग मिलता है, ये तय करेगा कि सरकार कितनी सहजता से चल पाएगी। भाजपा को सभी सहयोगी दलों को संतुष्ट करना है। ऐसे में अभी विभागों के बंटवारे में समय भी लग सकता है। महाराष्ट्र से NCP अजीत पवार गुट NDA का हिस्सा है, लेकिन NCP के किसी मंत्री ने शपथ नहीं ली है। प्रफुल्ल पटेल UPA सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं, उन्होंने शपथ नहीं ली। एनसीपी को मंत्री पद का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन शायद एनसीपी राज्य मंत्री के पद पर सहमत नहीं हुई। बीजेपी एनसीपी को कैबिनेट में जगह देगी, इसकी भी संभावना कम ही है। अगर एनसीपी और बीजेपी के बीच तनातनी हुई तो आगे चलकर महाराष्ट्र की राजनीति पर इसका असर हो सकता है।
राज्यों को क्या मिला? हरियाणा में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के अलावा राव इंद्रजीत सिंह और कृष्णपाल गुर्जर को भी मंत्री बनाया गया है। 10 लोकसभा सीट वाले इस राज्य में बीजेपी ने इस बार 5 सीटें गंवाई हैं। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अदिति फडणवीस मानती हैं कि आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए मंत्रिपरिषद में हरियाणा को तवज्जो दी गई है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को इस बार लोकसभा चुनाव में निराशा मिली है। यूपी से राजनाथ सिंह और जितिन प्रसाद जैसे पुराने नेताओं के अलावा नए चेहरों को भी जगह दी गई है। यूपी से अनुप्रिया पटेल, कीर्तिवर्धन सिंह, कमलेश पासवान, BL वर्मा, पंकज चौधरी, हरदीप सिंह पुरी और SP बघेल समेत कुल 10 मंत्री बनाए गए हैं। वहीं केरल, जहां बीजेपी को सिर्फ एक ही सीट मिली है, वहां से 3 मंत्री बनाए गए हैं। राजस्थान, जहां बीजेपी ने 14 सीटें जीती हैं, वहां से भी गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल और भूपेंद्र यादव को मंत्री बनाया गया है, यानी कुल 3 मंत्री राजस्थान से हैं। वहीं मध्य प्रदेश, जहां बीजेपी ने सभी 29 सीटें जीती हैं, वहां से कुल 4 मंत्री बनाए गए हैं, जिनमें शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया के अलावा सावित्री ठाकुर और वीरेंद्र वर्मा शामिल हैं। बिहार में बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड और अन्य दलों के साथ मिलकर सरकार चला रही है। 40 सीटों वाले बिहार से कुल 8 मंत्री हैं। वहीं महाराष्ट्र, जहां इसी साल चुनाव होने हैं और जहां NDA को भारी नुकसान हुआ है, वहां से कुल 5 मंत्री हैं। रामदास अठावले को भी मंत्रिपरिषद में जगह दी गई है। तमिलनाडु, जहां बीजेपी ने एक भी सीट नहीं जीती है, वहां से कुल 3 मंत्री बनाए गए हैं। वहीं कर्नाटक से सरकार में कुल 5 मंत्री हैं। आंध्र प्रदेश से 3 मंत्री हैं, जिनमें TDP के मंत्री भी शामिल हैं। तेलंगाना से कुल 2 मंत्री हैं, यानी दक्षिण से कुल 14 मंत्री सरकार में हैं। क्या अस्थिर रहेगी सरकार? नरेंद्र मोदी की इस नई सरकार गठबंधन सहयोगियों पर टिकी है, जिसे सदन में मजबूत विपक्ष का भी सामना करना है। कयास लगाए जा रहे हैं कि ये सरकार अस्थिर रहेगी। हालांकि अदिति फडणवीस मानती हैं कि अगर राजनीतिक नजरिए से देखा जाए तो शायद ही ऐसा हो। 2 सबसे बड़े गठबंधन सहयोगियों TDP और JDU का अपना हित भी इसमें है कि वो भरोसे के लायक नहीं है। अगर JDU गड़बड़ करती है तो बिहार में उसकी सरकार गिर जाएगी। हालांकि TDP राज्य में सरकार चलाने के लिए बीजेपी पर निर्भर नहीं है, लेकिन TDP को लोगों के सामने ये सिद्ध करना है कि हम वाकई विकास चाहते हैं और एक नया राज्य, जिसकी अभी कोई राजधानी भी नहीं है, उसे बनाने के लिए सब कुछ करेंगे। जिस अस्थिरता का डर बार बार जाहिर किया जा रहा है, वो इतना वास्तविक नहीं है। हालांकि वरिष्ठ पत्रकार हेमंत अत्री की राय इससे थोड़ा अलग है। हेमंत अत्री मानते हैं कि गठबंधन सरकार चलाने के लिए जो अनुभव चाहिए, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास नहीं है। हेमंत अत्री कहते हैं, नरेंद्र मोदी एकाधिकार का शासन चलाते रहे हैं और एक तरफा फैसले लेते रहे हैं। देखना ये होगा कि मोदी गठबंधन सहयोगियों के साथ कितने सहज रहते हैं। पूर्ण बहुमत की सरकार और गठबंधन सरकार के चरित्र में फर्क होता है। बीजेपी के सामने सभी सहयोगियों को जगह देने की मजबूरी है। विभागों के बंटवारे से ही स्पष्ट होगा कि सरकार कितनी स्थिर रहेगी। पिछली सरकारों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी जैसे कई बड़े फैसले लिए। विश्लेषक मानते हैं कि अपनी मर्जी से सरकार चलाते रहे नरेंद्र मोदी खुद को गठबंधन की निर्भरता के हिसाब से ढाल पाएंगे या नहीं, यही सबसे अहम है। मोदी का गुजरात से लेकर दिल्ली तक का राजनीतिक सफर एक ला चलो की नीति पर रहा है। इस सरकार में मनमर्जी नहीं चल पाएगी। अब सवाल यही है कि क्या मोदी अपनी मर्जी चलाए बिना सरकार चला पाएंगे। PM मोदी की सबसे बड़ी चुनौती। नई सरकार में पिछली सरकार के अधिकतर वरिष्ठ मंत्रियों और गठबंधन सहयोगियों को शामिल किया गया है। सरकार में मंत्रियों की संख्या 81 तक हो सकती है, यानी अभी आगे भी मंत्रिपरिषद में विस्तार की गुंजाइश है। पिछली सरकार में कुल 24 कैबिनेट मंत्री थे, अब ये संख्या 30 है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में अब नए राजनेताओं का अधिक दखल होगा। अब तक नरेंद्र मोदी की सरकारों में बाकी मंत्री उनके कहने पर चलते थे, लेकिन विश्लेषक मान रहे हैं कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गठबंधन सहयोगियों के दखल के साथ भी तालमेल बिठाना होगा। प्रधानमंत्री मोदी की छवि एक सशक्त नेता की रही है। वो अपनी नीतियों को लागू करवाने के लिए जाने जाते हैं। PM मोदी ने भारत के लोगों से कई बड़े वादे भी किए हैं। उन्होंने हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने और किसानों की आय दोगुनी करने जैसे बड़े वादे किए थे, जो पिछली सरकार में पूरे नहीं हो सके। विश्लेषक मान रहे हैं कि PM मोदी की सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि अब उन्हें अपने वादों का हिसाब देना पड़ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास अब ना संख्या बल है और ना नैतिक बल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी बातें करते रहे। उन्होंने 400 पार का नारा दिया, जो पूरा नहीं हो सका, और ऐसा कहना है हेमंत अत्री का। सभी जानते हैं कि मोदी जी अच्छे वक्ता हैं। 2014 और 2019 में यही मोदी जी की सबसे बड़ी ताकत थी, लेकिन इस नई सरकार में यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित होगी। अब मन से जो वो बोलेंगे उसे ज़मीनी वास्तविकता की कसौटी पर परखा जाएगा, वादों का हिसाब मांगा जाएगा। अपनी कई बातों पर खरा उतरना ही उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। हमारा मानना ये है कि जैसे आज तक सरकार मोदी जी ने चलाई है, ऐसे ही आगे चलेगी और बहुत आगे हमारे देश का विकास होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम मोदी जी को बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अब हम कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम पे कमेंट करना, फॉलो करना, लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा। और इस एनिमल्स को फीड कराना, उनकी हेल्प करना, पेड़ पौधों को पानी देना बहुत ज़रूरी है। मैं भी करती हूँ, आप भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।